27 सितंबर रात के 2 बजे दिल्ली का शाहीन बाग। यहां रहने वालों को एक पुराना गुमान था कि इस इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर उस रात दिल्ली पुलिस ने उनकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर कर दी। रात के ठीक 3 बजे एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि कोई शोर मचता या मोहल्ला जागता, एनएसए कमांडोज ने शिकार को दबोच लिया। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जिस वक्त दिल्ली में ये दरवाजा टूटा, ठीक उसी वक्त देश के 15 और राज्यों में ऐसे ही 100 से ज्यादा ठिकानों का सफाया किया जा रहा था। एनआईए के कमांडोज, ईडी की टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो सब एक साथ सड़कों पर थे। ये कोई मामूली रेड नहीं थी, ये था भारतीय इतिहास का सबसे खामोश और सबसे बेरहम हमला, ऑपरेशन ऑक्टोपस। आखिर क्यों आधी रात को देश की सबसे बड़ी फोर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा? जवाब खौफनाक था, क्योंकि इस बार बंदूक की नोक पर कोई आम इंसान नहीं था। निशाने पर थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी। साजिश रचने वाले कोई बॉर्डर पार से आए आतंकी नहीं, वो आपके और हमारे बीच छिपे वो दीमक थे जो सांस तो इसी देश की हवा में ले रहे थे, मगर इनकी जेब में पड़ा था 2047 तक भारत को बर्बाद करने का मजहबी ब्लूप्रिंट। इरादा साफ था, भारत की जड़ों को खोखला कर उसे एक इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना और देश भर में धीरे धीरे सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का जहर घोलना। इस नापाक मंसूबे का पहला कदम था प्रधानमंत्री की हत्या। मगर इस अंधे जुनून में वो एक ऐसी भारी भूल कर बैठे जिसकी कीमत उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां सलाखों के पीछे चुकाएंगी। उन्होंने देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को कम आंकने की हिमाकत कर दी थी। इतिहास गवाह है, जब तक ये शख्स जिंदा है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी अपनी मौत के वारंट पर साइन करने जैसा है। और इसके बाद जो हुआ, उसने देश भर में बैठे आतंक के सौदागरों की रूह कपा दी। न कोई चेतावनी, न कोई शोर, सिर्फ अजीत डोभाल का मोदी को किया गया एक वादा। और फिर धर्म की आड़ में आतंक फैलाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हिंदुस्तान की सरजमीन से जड़ से सफाया। टाइमलेस थ्रेड्स की एक और एक्शन पैक्ड स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां आज हम पर्दा उठाएंगे भारतीय इतिहास के सबसे साइलेंट और रूथलेस ऑपरेशन से। 12 जुलाई 2022। पूरा पटना शहर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अवसर ऐतिहासिक था, बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पर कदम रखने वाले थे। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी, मगर इसी चमक दमक से दूर पटना के फुलवारी शरीफ की गलियों में एक खतरनाक साजिश पनप रही थी। अहमद पैलेस नाम की एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर हलचल तेज थी। बाहर से देखने में ये एक लाइब्रेरी या सोशल वर्क का दफ्तर लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे किताबों की जगह हथियारों की सफाई और ग्रेनेड्स की गिनती हो रही थी। ये कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि पीएफआई के मास्टर ट्रेनर्स थे, जिनका मकसद था पीएम मोदी के काफिले पर हमला करना। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे एक सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस बार वह सुराग था एक व्हाट्सएप मैसेज। फुलवारी शरीफ के एसएचओ इकरार अहमद के फोन पर एक ऐसा मैसेज फ्लैश होता है जिसके लहजे में सिर्फ मजहबी नफरत थी। मैसेज भेजने वाले ने उन्हें काफिरों की गुलामी का ताना देकर सीधे उनके असली मुसलमान होने पर सवाल उठाया था। उसे नमाज के बहाने एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाया गया जहां नफरत की शपथ ली जानी थी। इस एक भड़काऊ मैसेज ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। वक्त की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। प्रधानमंत्री के आने में महज कुछ घंटे बाकी थे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक रेड अलर्ट था। जांच की कड़ियां जुड़ती गईं और शक का घेरा आखिरकार अहमद पैलेस की उस रहस्यमयी बिल्डिंग पर पहुंच ही गया। 11 जुलाई की वो तारीख, जब प्रधानमंत्री के पटना पहुंचने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा था। पुलिस की एक स्पेशल टीम ने उस बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का मंजर देखकर पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 2 ऐसे शख्स मौजूद थे जिन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। पहला, अतहर परवेज, बैंड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट का वो पुराना मोहरा जो सालों से नफरत की आग सुलगा रहा था। लेकिन दूसरा चेहरा, वह किसी खौफनाक सपने जैसा था। वह था मोहम्मद जलालुद्दीन, झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा। कल्पना कीजिए, वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी तिरंगे की और कानून की रक्षा की कस्में खाई थीं, वही वर्दी वाला अब देश के सबसे बड़े दुश्मनों के साथ बैठकर दहशतगर्दी की पाठशाला चला रहा था। ये महज एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये इस बात का कड़वा सबूत था कि गद्दारी का दीमक सिस्टम की गहराई तक घुस चुका है और भारत की यूनिटी और सिक्योरिटी किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि अंदर बैठे अपनों से खतरे में थी। मगर इससे भी बड़ा और भयानक खुलासा होना अभी बाकी था। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगा 7 पन्नों का वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसने दिल्ली तक हरकंप मचा दिया। दस्तावेज के पहले ही पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सीधे शब्दों में यह भारत के वजूद को मिटाने का एक खुला ऐलान था। इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस रोंगटे खड़े कर देने वाले थे।
प्लान था कि 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा, तब तक मजहब की आड़ में हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं और सुरक्षा एजेंसियों के बिल्कुल अंदर तक अपने स्लीपर एजेंट्स बिठाकर भारत को पूरी तरह से पैरालाइज करा जाए, ताकि सही वक्त आने पर इस डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंडिया को एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील किया जा सके। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। मामला इतना गंभीर था कि फाइल बिना किसी देरी के सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की टेबल पर पहुंचाई गई। डोभाल की पारखी नजरें समझ चुकी थीं कि यह सिर्फ एक आतंकी हमले की प्लानिंग नहीं, बल्कि भारत के एग्जिस्टेंस के खिलाफ छेड़ी गई एक गहरी शैडो वॉर की शुरुआत है। शक यकीन में तब बदल गया जब 15 जुलाई को आईबी ने एक और मोहरे मरगूब अहमद दानिश को दबोचा। उसके फोन में मिला गज़वा-ए-हिंद नाम का एक ग्रुप, जिसके तार सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े थे। तस्वीर अब साफ थी, पीएफआई कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि वो पैरासाइट है जो सिस्टम की रगों में घुसकर भारत की जड़ों को खोखला कर रहा था। अजीत डोभाल को यह कतई गवारा नहीं था कि प्रधानमंत्री की हत्या का सपना पालने वाले दहशतगर्द खुलेआम घूमे। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई एक टॉप सीक्रेट मीटिंग में उन्होंने पीएफआई का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया और सिर्फ 90 दिन में पूरे पीएफआई के नामो निशान मिटाने का वादा कर डाला। यह पीएफआई के लिए मौत का फरमान था और यहीं से शुरू हुई भारतीय इतिहास के सबसे बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की उल्टी गिनती। डोभाल इस बात से वाकिफ थे कि पीएफआई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं है। पीएफआई ने सिमी की गलतियों से सबक लिया था और खुद को ह्यूमन राइट्स और सोशल वर्क के एक ऐसे ढाल में छिपा रखा था कि अगर बिना पुख्ता तैयारी के हाथ डाला जाता तो ये विक्टिम कार्ड खेलकर पूरे देश को दंगों की आग में जला देते। इसलिए डोभाल ने एक ऐसी चाणक्य नीति तैयार की जहां ताकत से पहले दिमाग का इस्तेमाल होना था। पहला वार, सोशल आइसोलेशन। 30 जुलाई 2022 दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। डोभाल खुद वहां पहुंचे और उस दिन देश के बड़े सूफी संतों और मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक सुर में ऐलान किया, पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के दुश्मन हैं। यह डोभाल का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पीएफआई को उनके अपने ही समुदाय से काट दिया। अब यह लड़ाई सरकार बनाम मुसलमान नहीं, बल्कि भारत बनाम आतंक बन चुकी थी। दूसरा वार, द साइलेंट किल। अगले 2 महीनों तक आईबी और रॉ के एजेंट साय की तरह पीएफआई के हर छोटे बड़े नेता के पीछे लग गए। वो क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके बैंक खातों में गल्फ देशों से कितना हवाला का पैसा आ रहा है, एक एक जानकारी का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। हैरानी की बात यह थी कि पीएफआई के नेताओं को भनक तक नहीं लगी कि उनके ड्राइवरों से लेकर उनके रसोइयों तक पर एजेंसियों की नजर थी। शिकंजा कस चुका था, लिस्ट तैयार थी, अब बस इंतजार था तो ऑपरेशनल नाइट का और फिर पीएफआई का द एंड। वही दूसरी ओर पीएफआई के हेडक्वार्टर्स में सब कुछ शांत था। उन्हें भ्रम था कि पटना वाला मामला अब ठंडा पड़ चुका है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में उनका डेथ वारंट ऑपरेशन ऑक्टोपस साइन किया जा चुका है। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी कंप्लीट सीक्रेसी, क्योंकि पीएफआई के पास सिर्फ वकीलों की फौज नहीं, बल्कि एक इशारे पर दंगे फैलाने वाले स्लीपर सेल्स भी तैयार थे। एक भी खबर लीक होती तो तबाही मच सकती थी। इसीलिए अजीत डोभाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे समझना दुश्मन के बस की बात नहीं थी। 2 सितंबर 2022 मौका था कोची में आईएनएस विक्रांत के इनॉग्रेशन का। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पीएम मोदी तो दिल्ली लौट गए, लेकिन डोभाल गायब हो गए। उसी रात कोची के एक गेस्ट हाउस में केरल पुलिस के टॉप अफसरों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई। अगले ही दिन वो चुपचाप मुंबई पहुंचे। मीडिया को लगा कि ये रूटीन सिक्योरिटी ऑडिट है, लेकिन असल में डोभाल खुद दुश्मन के घर में घुसकर ग्राउंड जीरो की तैयारी चेक कर रहे थे। 21 सितंबर की रात दिल्ली में शाम के 7 बज रहे थे। गृह मंत्रालय के मीटिंग रूम में देश के 4 सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे, पीएम मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और आईबी चीफ तपंडेका। डोभाल ने मेज पर 15 राज्यों के 93 ठिकानों की लिस्ट रखी। तैयारी ऐसी थी कि किसी भी राज्य की पुलिस को टारगेट का नाम नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि छापेमारी करने वाले लोकल थानों के एसएचओ को भी लोकेशन की जानकारी रेड से सिर्फ 10 मिनट पहले दी जानी थी। माहौल गंभीर था। पीएम मोदी ने सिर्फ एक लाइन में फैसला सुनाया, एक्शन ऐसा हो कि देश की शांति भंग न हो, लेकिन सफाई ऐसी करो कि दुश्मन दोबारा सिर न उठा सके। और उसी रात ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। वक्त रात के ठीक 3 बजे। जब पूरा भारत गहरी नींद में सोया था, तब खामोशी को चीरती हुई सैकड़ों गाड़ियां एक साथ सड़कों पर उतरी। ये न तो पुलिस की रूटीन पेट्रोलिंग थी और न ही आर्मी का मार्च। ये एनआईए और ईडी की वो स्ट्राइक टीम्स थीं जिन्हें सीआरपीएफ के जाबाज कमांडो लीड कर रहे थे। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई के चेयरमैन ओएमए सलाम के घर का दरवाजा किसी धमाके की तरह तोड़ा गया।
जब तक वो अपनी नींद से जाग पाता, हथकड़ियां उसकी कलाइयों को जकड़ चुकी थीं। वही दिल्ली के शाहीन बाग में मंजर कुछ ऐसा ही था। पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट परवेज अहमद को उसके बिस्तर से उठाकर सीधे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। उसे अपनी वकीलों की फौज को एक फोन करने तक का मौका नहीं मिला। डोभाल की रणनीति साफ थी, दुश्मन को सोचने का वक्त ही मत दो। महज 4 घंटों में 106 बड़े मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए गए। यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज एंटी टेरर ऑपरेशन था। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैली। केरल और तमिलनाडु में पीएफआई के गुंडों ने सड़कों पर तांडव शुरू कर दिया। बसें जलाई गईं, पेट्रोल बम फेंके गए। उन्हें लगा कि वो हिंसा से सरकार को डरा देंगे, लेकिन यह अजीत डोभाल का प्लान था। उन्होंने पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स को संवेदनशील इलाकों में उतार रखा था। दंगाई बिल से बाहर निकले और वहीं दबोच लिए गए। पीएफआई के बचे कुचे लीडरशिप को लगा कि बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब मामला सिर्फ वकीलों और अदालतों के बीच में फंस कर रह जाएगा, और तब तक वो अपने सेकंड लाइन लीडर्स के जरिए सड़कों पर कोहराम मचाएंगे। लेकिन वो बेखबर थे कि डोभाल का ऑपरेशन ऑक्टोपस अभी खत्म नहीं हुआ था। 27 सितंबर की रात एक बार फिर दरवाजों पर वैसी ही भारी दस्तक हुई, लेकिन इस बार निशाना बड़े नेता नहीं, बल्कि वो जमीनी मोहरे थे जो सड़कों पर हिंसा भड़काने वाले थे। शाहीन बाग, निजामुद्दीन, मैसूर से लेकर मालेगांव तक एक साथ 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। महज कुछ घंटों के भीतर 170 से ज्यादा उन लोगों को दबोच लिया गया जो पीएफआई की रीढ़ की हड्डी थे। अब पीएफआई के पास न कोई दिमाग बचा था जो साजिश रच सके, न कोई हाथ जो उसे अंजाम दे सके। उनका पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। जब 28 सितंबर की सुबह हुई तो गृह मंत्रालय का एक ऐतिहासिक नोटिफिकेशन जारी हुआ। सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल का कड़ा बैन लगा दिया। यह सिर्फ कागजी बैन नहीं था, बल्कि आतंक के उस पूरे इकोसिस्टम का टोटल शटडाउन था। पलक झपकते ही उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, उनकी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया, और देश भर में मौजूद उनके आलीशान दफ्तरों पर सरकारी ताले लटका दिए गए। जरा सोचिए, जिस पीएफआई ने 2047 तक भारत को घुटनों पर लाने का ख्वाब देखा था, उसे महज 90 दिनों के अंदर खुद घुटनों पर ला दिया गया, बिना एक भी गोली चलाए, किसी बड़े दंगे के, और बिना किसी बेगुनाह का खून बहाए। भारत के एजेंसीज ने एक बहुत बड़े कैंसर को शरीर से काटकर अलग कर दिया। आज पीएफआई का अस्तित्व भारत के नक्शे से मिट चुका है, लेकिन यह कहानी महज एक संगठन के खत्म होने की नहीं है। यह कहानी है उस अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंस की जो आतंक के आगे झुकना नहीं जानती। यह खामोश जंग है उन गुमनाम सिपाहियों की जो अपनी पहचान मिटाकर, अपनी जान हथेली पर रखकर उन अंधेरी गलियों में उतरते हैं जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी होती है। वे वहां लड़ते हैं ताकि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। ऑपरेशन ऑक्टोपस भारत की सुरक्षा एजेंसियों की उस ताकत का प्रतीक है जिसे दुनिया अक्सर कम आंकती है। और सबसे बढ़कर यह कहानी है अजीत डोभाल की, वो शख्स जो भारत पर आने वाले हर खतरे को वक्त से पहले ही भांप लेता है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। ऐसे हजारों हमले उन्होंने खामोशी से रोके हैं, जिनकी भनक तक हम आम नागरिकों को नहीं लगी। शायद उन्हें वो शोहरत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं, पर सच तो ये है कि उन्हें इसकी परवाह भी नहीं। वो बस खामोशी से भारत का साइलेंट वॉरियर बनकर खड़े हैं, ताकि इस देश की अखंडता पर कभी कोई आंच न आने पाए। आपको क्या लगता है, क्या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई है, या अभी और भी दीमक बाकी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्शन पैक्ड स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और टाइमलेस थ्रेड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।